वेलकम टू वी बॉट्स। आज हम बात करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस का अमेरिका का विजिट और उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज के बारे में। लेकिन आप सबसे पहले ये जान लें कि सऊदी अरब अब अमेरिका में 600 अरब डॉलर नहीं ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। We're going to announce that we are going to increase that 600 billion to almost $1 trillion of investment. सऊदी अरब अमेरिकी वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो एलाई का टाइटल भी दे दिया। सऊदी अरब के लिए एक बड़े डिफेंस पैकेज का भी अनाउंस किया उन्होंने, जिसके बाद सऊदी अरब अमेरिका से F-35 जेट तैयारी खरीदेगा और उसकी एक जेट की कीमत 8 करोड़ 25 लाख डॉलर है। सऊदी अरब अमेरिका से 300 टैंक्स भी खरीदेगा। एमबीएस के अमेरिका के विजिट के दौरान जब एमबीएस से काशगी के कत्ल के बारे में सवाल किया गया तो रिपोर्टर को ट्रंप ने रोका और कहा, Things happened, but he knew nothing about it. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. उसके बाद एमबीएस ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। It's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. जब एमबीएस से अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका मुल्क अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना चाहता है और उनका कहना था कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ एक क्लियर पैसेज देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सियासी सफर के बारे में। 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले ये जवान सऊदी शहजादा, जिसने ना तो अब्रॉड में पढ़ाई की ना आर्मी ज्वाइन की और फिर भी वो सल्तनत का बादशाह बन गया। रियाद के रॉयल स्कूल से पढ़े, 2007 में ग्रेजुएट हुए और फिर सारा बिनते मशहूर से शादी कर ली और उनके 5 बच्चे हैं। प्रिंस सलमान, प्रिंस मशहूर, प्रिंस फहद, प्रिंस नोरा, प्रिंस अब्दुल अजीज। वहाबी पसे मंजर रखने वालों की मौसीकी से नापसंदगी तो मद्देनजर रखते हुए जॉन कैरी को मोहम्मद बिन सलमान से पियानो बजाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो पियानो पर क्लासिकल ट्यून्स बजाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक पूरी शाम जॉन कैरी के घर पे गुजारी और जब उनकी नजर पियानो पर पड़ी, जॉन कैरी ने उनसे पूछा कि क्या तुम पियानो बजाना जानते हो? तो मोहम्मद बिन सलमान पियानो के सामने बैठे और क्लासिकल धुन बजाई तो कमरे में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। एमबीएस की शाख खर्चियों का चर्चा पूरी दुनिया में होता है। उन्होंने एक रूसी ओलिगार्क से 440 फीट लंबी लग्जरी यॉट खरीदने के लिए $500 मिलियन खर्च कर दिए। इससे कबल 2017 में उन्होंने एक मशहूर पेंटिंग खरीदने के लिए $450 मिलियन खर्च किए। तनकीद से बचने के लिए उन्होंने पहले वादा किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी के एक म्यूजियम को वो देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कुछ दिनों बाद वो पेंटिंग उनकी कश्ती सेरीन में लटकती हुई देखी गई। एमबीएस के सियासी सफर के बारे में अगर हम बात करें तो 23 जनवरी 2015 को सऊदीया के बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज लंग कैंसर की वजह से वो इंतकाल कर जाते हैं। उनके बाद उनके छोटे भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज नए बादशाह बन जाते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। नया बादशाह अपने 68 ईयर्स के बेटे मुकर्रीन बिन अब्दुल अजीज को क्राउन प्रिंस बना देते हैं, जो पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद बादशाह को एकदम ख्याल आता है कि मुकर्रीन बिन अब्दुल अजीज को हटाना है और फिर वो अपने भांजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बना देते हैं और साथ ही 29 साल अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिप्टी क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर का ओहदा दे देते हैं। दोस्तों, उस वक्त तक एमबीएस का नाम कोई नहीं जानता था। वो बिल्कुल नए थे पॉलिटिक्स में। मोहम्मद बिन नाइफ तो हीरो जैसे थे। उन्होंने तो FBI का कोर्स भी किया हुआ था, स्कॉटलैंड यार्ड से एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग भी ली थी। 2009 में अलकायदा ने उन पर एक सुसाइड बॉम्ब किया, लेकिन वो बच गए। अब एक नजर डालते हैं मोहम्मद बिन सलमान की कंट्रोवर्सीज पर। जैसे ही वो डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, वो अपनी वालिद यानी कि जो बादशाह थे उस वक्त के, उनके गेट कीपर बन जाते हैं। डेविड ऑटोवे अपनी बुक में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमली तौर पर अपनी वालदा और 2 बहनों को नज़रबंद कर दिया और अपने वालिद को इस बारे में खबर भी नहीं होने दी। जब भी उनके वालिद ने उनसे उनकी वालदा के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान अभी वली ओहद नहीं बने थे तो उनके वालिद की नज़र रियाद में एक ज़मीन के कीमती टुकड़े पर पड़ी। ज़मीन का मालिक उसे बेचने के हक में नहीं था। सलमान ने दबाव डालने की गर्ज से एक जज का सहारा लिया। जब जज ने भी उसकी बात ना मानी तो उन्होंने रिवॉल्वर से गोली जज की मेज पर रख दी। उसका इशारा था कि अगर जज ने इसकी बात ना सुनी तो उसे गोली मार दी जाएगी। जज ने बाद में शाह अब्दुल्ला से सलमान के इस रवैये की शिकायत की, लेकिन सलमान ने कभी भी इस खबर की तरवीद नहीं की। जब शाह अब्दुल्ला ने 2011 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद को वजीर दिफा मुकर्रर किया तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनका बेटा वजारत की इमारत के अंदर दाखिल भी नहीं होगा। मार्च 2015 में डिफेंस मिनिस्टर होने के तौर पर उन्होंने यमन पर हमला कर दिया, जब हूती रेबल्स ने यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और एमबीएस ने सऊदी एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि आप ईरान की एक्सपेंशन को रोकें और इन पर हमला करें। शुरुआत में सऊदी अवाम ने तो बहुत तालियां बजाई, सोचा कि हम अपना फौलाद दिखा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये हमला नाइटमेयर बन गया। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि ये एमबीएस की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, सऊदी अरब के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। और फिर जून 2015 की वो रात रमज़ान की रात थी
और मक्का में शाही खानदान जमा था। पॉलिटिकल और सेक्रेटरी काउंसिल्स की मीटिंग थी जिसके प्रेसिडेंसी मोहम्मद बिन नाइफ को करनी थी। मीटिंग से पहले उन्हें मैसेज दिया गया कि बादशाह उनसे मिलना चाहते हैं। नाइफ अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ हेलीकॉप्टर पर सफा पैलेस पहुंचते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बादशाह के बॉडीगार्ड्स उनसे उनका मोबाइल और असला छीन लेते हैं। नाइफ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें रिजाइन करने का प्रेशर डाला जाता है कि वो क्राउन प्रिंस से अपने ओहदे से इस्तीफा दें। नाइफ इनकार कर देते हैं। उस रात शाही काउंसिल के 34 मेंबर्स में से 31 ने एमबीएस के क्राउन प्रिंस बनने की सपोर्ट की और एमबीएस ने उनकी कॉल्स रिकॉर्ड की और नाइफ को सुनाई। नाइफ डायबिटिक थे, ना दवाई दी गई, वो थक गए सुबह तक और वो रिजाइन करने पर एग्री कर गए। मोहम्मद बिन सलमान ने उनका हाथ चूमा, वीडियो बनवाई और पूरे सऊदी अरब को दिखाई। लेकिन जब नाइफ घर पहुंचे तो उन्हें घर पहुंचते ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इस वाक़े के 1 महीने बाद एक नामालूम सऊदी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि नाइफ को हटाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें मोर्फिन और कोकेन की लत लग गई थी। 4 नवंबर 2017 को मोहम्मद बिन सलमान ने 380 शहजादों, ताजरों और आला सरकारी अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और उन पर सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 380 अफराद में कम से कम 11 शहजादे भी शामिल थे। गिरफ्तार होने वालों में वुज़रा भी शामिल थे। उन्हें बराह रास्त 5 स्टार रिट्ज कार्लटन होटल में ले जाया गया और नज़रबंद कर दिया गया। उन तमाम लोगों को तब रहा किया गया जब उन्होंने मुबैना तौर पर बदअनवानी के जरिए कमाई हुई रकम हुकूमत को वापस की और उसके अलावा उन्होंने मजमूई तौर पर $1 अरब जुर्माने के तौर पर जमा करवाया। इसी तरह जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के दौरे पर आए हुए लेबनान के वजीर आजम साद अल हरीरी को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया तो खलबली मच गई। जब अल हरीरी मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे तो उन्हें अंदर ले जाया गया। उनके काफिले को बाकी अफराद को बाहर रुकने का कहा गया। कमरे में हरीरी को अपने ओहदे से ही मुस्तफ़ी होने का कहा गया। अल हरीरी ने लेबनानी झंडे के साथ खड़े होकर अपना इस्तीफे का ऐलान किया और एक बयान पढ़ा। उस बयान को दुनिया भर में टेलीविजन पर नशर किया गया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा लेबनान को मजीद मजबूत और आज़ाद बनाएगा। इस बयान में उन्होंने कई बार ये तासुर दिया कि उन्होंने ये बयान खुद नहीं लिखा है। बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि अगर हरीरी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने एक गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसा क्यों किया। जब अल हरीरी चंद रोज बाद अपने मुल्क वापस आए तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस अजीबो गरीब वाक़े के पसे पर्दा हालात कभी मालूम नहीं हो सके कि उस रात हुआ क्या था। सऊदी अरब पर नज़र रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शूरा और सीनियर शहजादों से मुशावरत करने के फैसले लेने की रवायत को तुर्क कर दिया। उन्होंने अपने आप को एक सोलो हुक्मरान के तौर पर पेश किया है। उन्होंने वाजे किया है कि वो अपने फैसलों और सियासत के खिलाफ किसी किस्म का एहतजाज या तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनके पोस्टर्स आपको हर जगह उनकी सल्तनत पर नजर आते हैं, जगह जगह उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान नौजवानों और खवातीन को अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सन 2018 में उन्होंने खवातीन के लिए ड्रेस कोड में नरमी करते हुए कहा कि उन्हें अवाम में अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। उसी साल खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाजत दी गई ताकि वो मर्दों के शाना बेशाना साथ चल सकें। क्या आपको लगता है कि MBS एक हीरो है या एक विलन? कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।